नमस्कार छात्रों। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो भारतीय संविधान की विशेषताएं। मैं डॉक्टर राम सिंह नाथावत, राजेश पायलट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट, और ये वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगा। विद्यार्थियों, अब से पूर्व हमने जिन वीडियोस में जो बातें रखी, जो अध्ययन किया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल चलता रहा और उसी दरमियान संविधान का भी हमारा विकास होते रहा। फिर एक संविधान सभा बनी और उस संविधान सभा के अपने कुछ मंतव्य रहे, दार्शनिक उसमें लंबी बहस चली, सहमति और समायोजन के सिद्धांत के साथ आप लोग आगे बढ़े और एक संविधान आपने बना लिया और उस संविधान के हिसाब से आप का देश शासित और संचालित होने लगा। अब सभी विद्यार्थियों को ये जान लेना ज़रूरी है कि आज जो भारत का संविधान है, जिस हिसाब से संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था शासित संचालित होती है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, या कहें कि उस संविधान में ऐसा अलबेला क्या है जो अन्य संविधानों से दीगर है, डिफरेंट है, अलग है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो अन्य संविधानों से भारत के संविधान को अलग से शो करती है। आइए, तो पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं को जानने के लिए सभी विद्यार्थी अगर ये कर लें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से याद कर लें, तो आपको वहाँ से अमूमन सभी विशेषताएं, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की व्याख्या और संविधान को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। प्रस्तावना पे हम लोग एक बार अलग से और जो है एक वीडियो मैं बहुत पहले शेयर कर चुका हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। आप मेरे YouTube चैनल पे जा कर के उसे देख भी सकते हैं। तो प्रस्तावना की शब्दावली है जो शुरू होती है हम भारत के लोग, उसके बाद लिखा है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत कैसा राष्ट्र है? ऐसा राष्ट्र है जो अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च है, प्रभुता संपन्न है और प्रभुता संपन्न होने का तात्पर्य है कि भारत के आंतरिक मामलों में भारत किसी अन्य देश का कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अपनी उसकी स्वतंत्र विदेश नीति होगी, उसके शासन से संबंधित संपूर्ण निर्णय उसके स्वयं के होंगे और वह किसी भी तरह से किसी दूसरे के अधीन नहीं होगा, जैसा कि पहले था। जब हम उपनिवेश हुआ करते थे ब्रिटेन के, तब भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था, लेकिन हाँ, आज भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है गणतांत्रिक। अब लोकतंत्र का आप जानते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन, या फिर ऐसा शासन जिसमें अधिसंख्य जनता शासन के कार्यकलापों में भाग लेती है, या फिर ऐसा शासन जिसमें बहुसंख्यक जो है वो शासन का पार्ट होता है या उसमें हिस्सा लेता है। लेकिन गणतंत्र क्या है? गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों में फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए। गणतंत्र है कि देश का सर्वे सर्वा या देश का मुखिया वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होगा, अर्थात
देश का मुखिया या राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, या ब्रिटेन की महारानी जैसे आज है, उनका फिर जो बेटा होगा वो महाराज होगा, या उनका उत्तराधिकारी होगा वो महाराज होगा। भारत में ये सिस्टम नहीं है। अतः ये ध्यान रखना, गणतंत्र खास विशेष तौर पे इस बात से लिया जाएगा, इसका अर्थ आप निकालोगे तो, कि जब राष्ट्र का मुखिया वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है जनता के द्वारा, तो वहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था होती है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ ध्यान रखें, चीन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ज़रूर है, लेकिन वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। वहाँ साम्यवादी विचारधारा से शासन संचालित वो देश है, और वहाँ का अपना एक अलग सिस्टम है। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय शासन, और हम ये जो विशेषता है ये ब्रिटेन से हम अडॉप्ट करते हैं, ब्रिटेन से हम लेते हैं। वहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। और संसदीय शासन व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो होती है, इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग होती हैं। यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, या व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका ली जाती है, यूँ आप इसे कह सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं, और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका में से ही लिया जाता है। तो भारत जैसे लोकसभा और राज्यसभा, और उसमें से सांसद, और उनमें से कैबिनेट मिनिस्टर्स बनना, उन्हीं में से राज्य मंत्री बनना, उपमंत्री बनना, सरकार जैसे आप कहते हो, कार्यपालिका जैसे आप कहते हो, उसका लिया जाना, ये बात सिद्ध करता है कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था अर्थात एक प्रधानमंत्री होगा जो कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होगा, नाम मात्र का मुखिया जो है राष्ट्रपति है, और वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री अपनी टीम साथ में लेकर के काम करेगा, और वो टीम जो है वो मंत्रिमंडल कहलाएगी। तो भारत मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था को अडॉप्ट करके चलता है। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान के शुरुआत में, या जब संविधान बना तब समाजवादी शब्द नहीं था संविधान की, लेकिन आज की विशेषता 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद के संविधान की विशेषता है समाजवादी। अर्थात भारत समाजवादी विचार के साथ आगे बढ़ेगा, समाजवादी विचारधारा को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ेगा। शासन से संबंधित नियम निर्माण वगैरह में समाजवादी जो शब्द है वो मूलभूत होगा। और समाजवाद समानता पर आधारित विचार है। अगली विशेषता है पंथनिरपेक्षता, जिसे हम धर्मनिरपेक्षता के नाम से भी जानते हैं। पंथनिरपेक्षता इस बात को सिद्ध करती है कि भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं होगा। भारत या सरकार किसी भी एक धर्म को पालित पोषित नहीं करेगी, या धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, या जब तक आवश्यक ना हो धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे व्यापक लोक स्वास्थ्य, लोक हित को ध्यान में रख करके लोक व्यवस्थार्थ राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो पंथनिरपेक्षता मतलब पंथ से, धर्म को नितांत व्यक्तिगत मान करके राज्य उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं रखेगा, निरपेक्ष रहेगा। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है मूल अधिकारों का प्रावधान। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाने अत्यंत आवश्यक होते हैं, और स्वतंत्रता, समानता,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, इस तरह से कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को गरिमायुक्त जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अमेरिका के संविधान में भी मूल अधिकारों का बात है, भारत का संविधान मूल अधिकारों की बात लेता भी अमेरिका से ही है। तो ये महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है और मूल अधिकारों का बहुत विस्तृत जो है रूप से उल्लेख उनके सब पैराज बना करके भी भारतीय संविधान में किया गया है। निश्चित तौर पे भारत के निवासियों, रहवासियों और नागरिकों को, सभी को, जो ये विदेशी नागरिकों को भी कुछ मूल अधिकार जो है वो मिले हुए हैं, उनका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय संविधान की मूल अधिकारों का प्रावधान का होना भी है। मूल अधिकारों के साथ साथ संरक्षण एवं आरक्षण का प्रावधान जो है ये समाजवादी सोच का प्रतिफलन है और जो संरक्षण एवं आरक्षण के कुछ प्रावधान है वो भारतीय संविधान में किए गए हैं। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब संविधान दो तरह के होते हैं, लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। बाकी भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें प्रावधान जो है वो सबसे ज़्यादा हैं, चाहे वो कनाडा के संविधान से हो, चाहे वो अन्य किसी संविधान से हो। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं हम देखने को जो मिलती है हमें, वो है विधि का शासन, यानी कानून के अनुसार शासन किया जाना। यहाँ अलग एक टर्मिनोलॉजी है, एक अलग कंसेप्ट है। विधि की स्थापित प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया, हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन भारत विधि द्वारा शासित है, विधि द्वारा संचालित है। भारत में विधि सर्वोच्च है, कानून सर्वोच्च है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन दो अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो किसी भी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। न्यायिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि भारत में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं है। उनके जीवन भर किसी वेतन में, भत्तों में, इनमें अलाभकारी परिवर्तन व्यवस्थापिका नहीं करेगी, इस तरह के प्रावधान हैं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है। और अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो निश्चित तौर पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों को, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को संविधान सम्मत वो हैं कि नहीं है, ऐसा आधार को चेक कर पाएगी। और कार्यपालिका द्वारा कानून लागू किए गए, उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, इन सब चीज़ों को चेक कर पाएगी न्यायपालिका, अगर वो स्वतंत्र रहेगी। तो भारतीय संविधान की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है। न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य है कि एक स्टेप आगे जाकर के प्रक्रियागत तरीक़ों में न्यायालय आगे बढ़े और अपने जजमेंट्स को भी वो रिव्यू करे, या किसी विधि विशेष की जो विधि का निर्माण व्यवस्थापिका द्वारा किया गया है उसकी व्याख्या संविधान सम्मत है कि नहीं। जब ये काम करने लगती है न्यायपालिका तो न्यायिक पुनरावलोकन वाली स्थिति होती है। भारतीय संविधान की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता संघात्मकता के साथ साथ एकात्मक होना भी है। संघात्मक, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत संघ राज्य नहीं है, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। यानी बहुत सारे राज्यों से मिलकर के भारत एक संघ बना हुआ है। और बड़ी ताज्जुब वाली बात यहाँ ये है कि भारत एकात्मक भी है और संघात्मक भी एक साथ है। कुछ विशेषताएं भारतीय संविधान में एकात्मकता की मिलती है, जैसे राष्ट्रपति के पद का होना, एकीकृत न्यायपालिका होना, अखिल भारतीय सेवाओं का होना, केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था होना, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। वैसे ही कुछ संघात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे राज्यों का अपना अलग व्यवस्थापिकाएं होना, राज्यों का अपना रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, विषयों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, ये सब जो है संघात्मकता की ओर भी विचार करते हैं। किसी राज्य की सीमा में नाम में कोई आप परिवर्तन करते हो तो वहाँ की विधायिका के द्वारा प्रपोजल का आना, ये सब वो लक्षण हैं जो भारत पे संघात्मकता के साथ साथ एकात्मकता इनको शो करते हैं। इससे इतर भी हमने बहुत संक्षेप में, चूँकि एक वीडियो में सारी चीज़ें आ नहीं सकती थी इसलिए हमने संक्षेप में इसको जानने की कोशिश की है। इससे इतर भी आपको बहुत सारी भारतीय संविधान में विशेषताएं बिखरी हुई मिलेंगी। भारतीय संविधान को बनाने वाले भारतीय हैं।
आत्मार्पित और अंगीकृत करने वाले भी भारतीय हैं। मूल कर्तव्यों के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के प्रावधान हैं, यानी सरकार के लिए डायरेक्शंस देने के लिए भी नीति निर्देशक तत्व बने हुए हैं, उनके प्रावधान भी भारतीय संविधान में है। भारतीय विदेश नीति को डिफाइन करने के लिए भी 51 का जो है वो कहता है कि आगे से भारत आक्रमण नहीं करेगा, इस तरह के प्रावधान भी है। भारतीय संविधान में नाना अन्य तरीके के और भी प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान को अलबेला और अलग पूरे संसार से बना करके खड़ा करता है। भारत की ज़रूरतों के हिसाब से भारतीय संविधान कहीं ना कहीं तैयार होता है, बनता है। तो ऐसे संविधान की एक एक विशेषता को हम लोग आगे एक एक चैप्टर के रूप में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है इसमें जितनी मैंने आपको विशेषताएं आपको यहाँ बताई हैं, एक काम करें और इनको सबको जो है आप ठीक से नोट कर लें और इन्हें आप तैयार भी कर लें। थैंक यू।